तो ग्रहों का संबंध होता है, सबसे पहले उसमें हम क्या देखते हैं? युति। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? युति। युति क्या है? आप सब जानते होंगे। युति अर्थात एक राशि के अंदर दो या दो से अधिक ग्रह बैठे हों, इसे क्या कहते हैं हम? युति कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। या एक राशि में दो या दो से अधिक ग्रहों के संबंध को हम युति कहते हैं। एक अकेला ग्रह कभी युति नहीं कर सकता, क्योंकि युति अर्थात दो ग्रहों के संबंध या दो से अधिक ग्रहों के संबंध, उसे ही हम युति कहते हैं। एक ग्रह युति नहीं कर सकता है। ध्यान रहे, ग्रहों के जो संबंध हैं ये एक। दूसरा आता है परस्पर दृष्टि संबंध। परस्पर दृष्टि संबंध ये जो है वो कैसे काम करता है? जब कोई ग्रह ठीक आमने सामने बैठ जाए और एक दूसरे को देखे, उसे हम परस्पर दृष्टि संबंध कहते हैं। जैसे जैसे क्या? प्रथम भाव में सूर्य बैठ गया, फर्स्ट हाउस में, और सेवेंथ हाउस में मंगल बैठ गया। मंगल की भी सातवीं दृष्टि, सूर्य की भी सातवीं दृष्टि, दोनों एक दूसरे को अपनी सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये क्या हुआ? यह परस्पर दृष्टि संबंध है। इसके बाद आता है परिवर्तन। परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं, एक नक्षत्र परिवर्तन होता है, एक राशि परिवर्तन होता है। परंतु अभी हम नक्षत्र की बात नहीं करेंगे, नक्षत्र पे चलेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अभी सिर्फ हम राशि की ही बात करते हैं। जो राशि परिवर्तन है वो कैसे काम करता है? राशि परिवर्तन, जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाए, जब कोई ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठ जाए तो उसे राशि परिवर्तन कहते हैं। जैसे मंगल की राशि में यदि सूर्य बैठ जाए और सूर्य की राशि में यदि मंगल बैठ जाए, तो ये क्या है? राशि परिवर्तन योग है। फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो ग्रहों के संबंध है उसमें एक है युति, दूसरा है परस्पर दृष्टि संबंध, और तीसरा जो है वो है आपका राशि परिवर्तन। अब इन तीनों, ये जो तीन रूल पे हम बात कर रहे हैं आज, इस पे ही बातें होंगी। राजयोग और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। अब इसके अंतर्गत एक कुंडली बनाइए और इन तीनों रूल को लगा कर देखते हैं एक कुंडली के ऊपर। मेष लग्न की कुंडली बनाइए और ध्यान रहे, ये जो कुंडली आप लोग बना रहे हैं ये वर्ग कुंडली है। वर्ग कुंडली जैसे ये जो षोडश वर्ग होते हैं वैसे ही ये वर्ग कुंडली है, और वर्ग कुंडली के अंतर्गत सूर्य और बुध या शुक्र, जैसे हमने पढ़ा है, सूर्य बुध और शुक्र जो है वो 120 डिग्री के अंदर रहते हैं, अर्थात चार ग्रहों के चार घर के आसपास ही वो रहते हैं। 120 डिग्री के अंदर में ही सूर्य जहां बैठे हैं वहां से 120 डिग्री के अंदर में ही शुक्र और बुध हो सकते हैं। यदि उससे बाहर हैं तो जो कुंडली आपके सामने रखी गई है वो किस कोई अपने हाथों से बनाकर आपके पास लाया है और फेक कुंडली है, गलत कुंडली है। क्योंकि सूर्य से 120 डिग्री से आगे ना बुध जा सकते हैं ना शुक्र जा सकते हैं। परंतु जिस कुंडली पे अभी हम बात करेंगे उस कुंडली में आप देखेंगे कि भाई बुध और शुक्र और सूर्य तीनों तीन जगहों पे हैं। तो ये जो कुंडली है वर्ग कुंडली है। वर्ग जो षोडश वर्ग होता है उसके अंतर्गत है कुंडली है, तो उस पे ध्यान नहीं देना है। आगे बढ़ते हैं। मेष लग्न की कुंडली बनाइए। कुंडली बन गई। सेकंड हाउस में बुध, मरकरी। फोर्थ हाउस में सैटर्न और केतु। सिक्स हाउस में जुपिटर, वीनस। सेवेंथ हाउस में सन और मार्स। टेंथ हाउस में मून और राहु। अब इस कुंडली में आप देखेंगे
जो 3 रूल पे हमने बात की, वो 3 रूल इसमें कहाँ लग रहे हैं? युति। राहु केतु को भूल जाइए। सबसे पहले मुझे पता है आप लोग ठीक राहु केतु पे ही चले जाएंगे कि शनि और केतु, चंद्र और राहु जो बैठे हैं वो एक युति है, उसे अभी भूल जाते हैं, राहु केतु को लेंगे अभी। तो इस कुंडली में हमने देखा सूर्य और मंगल तुला राशि के अंतर्गत युति संबंध में है। सूर्य और मंगल तुला राशि के अंतर्गत युति संबंध में है। सूर्य मंगल 7th हाउस में है, 7वीं राशि में ही है, और दोनों एक साथ एक ही राशि के अंदर बैठे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? युति कहेंगे। कंजंक्शन है दो ग्रहों का। अब इसमें दूसरा जो रूल है वो है परस्पर दृष्टि संबंध। वो कहाँ लग रहा है? शनि और चंद्रमा को देखिए। शनि चंद्रमा को देख रहे हैं, चंद्रमा शनि को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सातवें हैं। तो इस स्थिति में यह जो संबंध स्थापित हो रहा है, यह जो संबंध बन रहा है, वो परस्पर दृष्टि का संबंध बन रहा है। दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके मकान के सामने, आपके फ्लैट के सामने ठीक कोई दूसरा फ्लैट में रह रहा हो, आपने जब गेट खोला उसने भी खोला, दोनों आप दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, तो वो क्या है? परस्पर दृष्टि संबंध है। एक ही फ्लैट में आप लोग दो व्यक्ति रह रहे हैं, तो वो क्या है? वो युति है। राशि परिवर्तन क्या है? आप उसके फ्लैट में चले गए, आप वो जो है वो आपके फ्लैट में आ गया, ये क्या है? राशि परिवर्तन है। अब इस कुंडली में राशि परिवर्तन कहाँ हो रहा है? यह देखिए, बुध किसकी राशि में बैठे हैं? बुध कौन सी राशि है? वृषभ राशि है बुध की। जिस राशि में बुध बैठे हैं, वृषभ राशि किसकी है? शुक्र की राशि है। शुक्र कहाँ बैठे हैं? छठी राशि में बैठे हैं। छठी राशि किसकी है? कन्या राशि, बुध की है। तो बुध जो है वो शुक्र की राशि में गए, और शुक्र जो है वो बुध की राशि में गए। तो इससे क्या हुआ? ये राशि परिवर्तन योग है। हाँ, वो सैटर्न और मून का भी है, ठीक है, परंतु जैसे उनका परस्पर दृष्टि संबंध भी है, तो इसलिए इसे जो है बुध और शुक्र को हम ले रहे हैं यहाँ। आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न हमारा है। जो हैंड राइज करेंगे उन्हें अनम्यूट कर दिया जाएगा। किसी भी कुंडली को आप देख रहे हो, तो किसी भी कुंडली के अंतर्गत विशेष क्या होती है, फिर से हम कैसे कहते हैं कि बहुत श्रेष्ठ कुंडली है, बहुत विशेष कुंडली है? क्या राजयोग या धन योग कुंडली को विशेष बनाते हैं? बताइए आपको। क्या राजयोग या धन योग किसी कुंडली को विशेष बनाते हैं? ठीक है, और कोई? ठीक है, परंतु ध्यान रहे, जो ग्रह राजयोग बना रहा है उसकी दशा ही आपके जीवन में नहीं आए तो वो कुंडली तो फिर आप किधर ही रह जाएगी, उस कुंडली का फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। जो ग्रह, जैसे गुरु आपकी कुंडली में राजयोग बना रहा है, और गुरु की दशा आपके जीवन में 5 साल, 5 से 10 साल के आप थे तभी आकर चली गई, या फिर वो दशा आई आपके 80 वर्ष में, तो क्या वो राजयोग आपके किसी काम का है? नहीं है, वो व्यर्थ हो गया। तो आपकी जो कुंडली है वो श्रेष्ठ राजयोग कभी नहीं बनाता है, धन योग कभी नहीं बनाता है। आप जब भी देखोगे किसी भी कुंडली को, आप किसी रिक्शे वाले की कुंडली उठाकर देख लो, उसके कुंडली में भी आपको 5 राजयोग कम से कम मिल जाएंगे। और जब आप उसे देखोगे तो आप कहोगे कि भाई क्या है, राजयोग तो इस कुंडली में इतने सारे हैं, फिर भी ऐसे क्यों है? राजयोग क्या है? राजयोग एक प्रसिद्धि है, राजयोग एक लोकप्रियता है, राजयोग आपको नेम फेम देने वाला है। राजयोग जो है वो आपको एक अलग पहचान देने, जैसे राजयोग, राज अर्थात गवर्नमेंट या राजा, तो राजा के समान बनाने वाले योग को हम राजयोग कहते हैं।
तो वो तो ठीक है, आ गया, परंतु जब उसकी दशा ही नहीं आएगी या फिर जब उसकी दशा हमारे जीवन में आकर चली जाएगी तो क्या होगा। जैसे किसी बच्चे के कुंडली में सबसे अच्छी दशा किसकी मानते हैं, शुक्र की मानते हैं। सबसे लंबी दशा किसकी होती है, शुक्र की होती है, लगभग 20 साल। लेकिन 20 साल नहीं होती है, क्योंकि चंद्रमा को उसको उसमें देखना होता है। तो कम से कम अप्रोक्स हम मान के चलते हैं 20 साल। किसी बच्चे की दशा शुक्र की शुरू हो गई और जन्म वो लिया, वैसे ही शुक्र की दशा में उसका जन्म हुआ और शुक्र की दशा उसकी चल रही है। शुक्र बहुत अच्छे स्थिति में है, शुक्र राजयोग उसके कुंडली में बना रहे हैं। वो बच्चा अपने बचपन में अपने बचपन में बहुत बेहतर करेगा। वो अ- लोकप्रियता उसे मिलेगी, उसे अलग पहचान मिलेगा, स्कूल कॉलेज इन सब जगहों पे उसे बहुत अलग पहचान मिलेगा। ठीक वही दशा किसी 30 साल के व्यक्ति के जीवन में आई, ठीक वही दशा, या 25 साल के व्यक्ति के जीवन में ठीक वही दशा प्रवेश की है, और वो 25 साल की आयु का है। कौन उस दशा का सबसे ज्यादा उपयोग करेगा या कौन उस दशा का सबसे ज्यादा यूज करेगा? जिसका 25 साल है। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया देखी है। एक, दूसरा वो मिच्योर है, उसके पास कुछ चीजों का अनुभव ही 25 साल में आ गया है। तो इन सब के अंतर्गत जिसकी दशा, जिसका राजयोग 5 साल की उम्र में शुरू हुआ, जिसका राजयोग 25 साल की उम्र में शुरू हुआ, किसका राजयोग ज्यादा सार्थक है? सार्थक उसका राजयोग ज्यादा है जिसका 25 साल में शुरू हुआ। क्योंकि जो 20 साल से 50 साल या 20 साल से 40 साल तक की जो आयु होती है व्यक्ति की, वो कुछ करने की होती है। और हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कुछ नहीं, रिस्क लो तो सब होता है। क्या रिस्क लेने से सब कुछ मिल जाता है? और जो स्टंट करते हैं वो भी रिस्क लेते हैं। तो उनके कुंडली में उनके राजयोग बनाने वाले ग्रह की जब दशा चली, जब वो रिस्क लिए तो उनको काम आ गया, वो रिस्क उनका फलीभूत हो गया। बहुत ऐसे स्टंटमैन आपको मिलेंगे जो स्टंट पे स्टंट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, करोड़ों रुपए फंसा चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। वो बैठ के रो रहे हैं कि क्या हो गया मेरे साथ, मैं इतना कुछ करता हूं तब भी क्यों नहीं होता है। या हम दूसरे नजरिए से देखें उसे, तो हम यह कह सकते हैं कि जो आपने अपने 25 साल के आयु तक जिन जिन चीजों को आपने पढ़ा समझा अपने अंदर लिया, वही चीजें 25 साल के भूत बाद फलीभूत हो रही हैं, उसका फल आपको मिल रहा है। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं अपने लिए, अपनों के लिए, उसका ही फल आपको एक राजयोग के रूप में मिल रहा है। जैसे राहु केतु, ठीक है, राहु केतु को लोग लेकर सभी लोग क्या कहते हैं कि वो कर्म है, हमारे कर्म के अनुसार वो रिजल्ट देते हैं। राहु केतु या शनि, शनि राहु केतु जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार रिजल्ट देते हैं। परंतु जब हम पूर्व जन्म की बात करते हैं, जो पूर्व जन्म है उसकी बात करते हैं, तो क्या आता है? यही आता है ना कि पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किया उसके अनुसार इस जन्म में जो हमारी कुंडली है वो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार ही निर्धारित है। तो हमारी पूरी की पूरी कुंडली ही जो है वो हमारे कर्मों पे आधारित है। तो सिर्फ राहु केतु ही कर्म क्यों है? पूरी कुंडली ही कर्म है। और 6 8 12 जो बहुत ही पॉपुलर है हम लोगों के आसपास कि भाई 6 8 12 है तो भाई बहुत कुछ हो गया इसके साथ। 6 8 12 में जो ग्रह होते हैं वो हमें यह इंडिकेट कर रहे होते हैं कि भाई आपने पिछले जन्म में आपने इस ग्रह के संबंधित लोगों को आपने कष्ट की दिया है या प्रताड़ित किया है, पीड़ित किया है, जिसके कारण इस जन्म में मैं आपको परेशान करने आया हूँ। जैसे कल जो हम लोग कुंडली देख रहे थे, जैसा मुझे अभी याद है, केतु कर्क लग्न की कुंडली थी। केतु और शनि चौथे में बैठे हुए थे, चौथे भाव में केतु शनि बैठे हुए थे। वो शनि क्या कह रहा है? शनि उस कुंडली में क्या कहना चाहता है कि तुमने अपने घर में बहुत लोगों को कष्ट किया है, कष्ट दिया है, पिछले जन्म में बहुत तुमने परेशान किया है, जिसके कारण मैं इस जन्म में तुम्हें तुम्हारे घर में ही कष्ट दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि शनि जो है छठे और सातवें का लॉर्ड है।
6 और 7 का शनि है, वो लॉर्ड है। छठा भाव क्या है? भार है ना, कर्ज है। जब कर्ज होता है तो हमारे ऊपर एक दबाव बना होता है कि उसका कर्ज है हमारे ऊपर, तो एक भार है। इसे यूटिलाइजेशन में कैसे लाएंगे? कुछ नहीं करना है, जो घर आप बना रहे हो कर्ज लेकर बना लो। कुछ कर्म जो है, आपको कर्म का फल तो मिलना तय है, लेकिन कुछ चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि एक भार आपको तो दिख रहा है कि हाँ भाई पैसा देना है। जिस दिन आपने पूरा का पूरा पैसा उसे दे दिया कि जाओ मेरे पास पैसे आ गए, मैं दे दूंगा, मेरा घर अब लोन से मुक्त हो गया, शाम को ही कोई परेशानी आके खड़ी हो जाएगी और कहेगी अब क्या। ठीक है, तो जहां हम चल रहे थे वहीं आते हैं। राशि परिवर्तन के बाद हम बात कर रहे थे राजयोग के बारे में। तो राजयोग वगैरह जो भी है वो फलीभूत तभी होगा जब उसे दशा मिलेगी। जब उसे दशा ही नहीं मिलेगी तो वो फलीभूत नहीं हो सकता है, वो व्यर्थ चला गया। या राजयोग आपके कुंडली के 8वें भाव में बना हुआ है। ठीक है, एक कुंडली बनाइए, उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। कुंडली बनाइए, मेष लग्न की कुंडली है। शनि लग्न में, राहु पंचम भाव, मंगल छठे में है, चंद्रमा 7वें में, सूर्य शुक्र और बुध 8वें में। सूर्य शुक्र बुध 8वें में है, गुरु और केतु एकादश में। कुंडली कंप्लीट हो गई। शनि में लग्न, पंचम में राहु, षष्टम में मंगल, सप्तम में चंद्रमा, अष्टम में सूर्य शुक्र और बुध, एकादश में गुरु और केतु। ये जो कुंडली आपने बनाई, इसमें देखिए, जो राजयोग का एक रूल लिख लीजिए आप लोग। विष्णु स्थान और विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के अधिपति से एक्सप्लेन करेंगे। विष्णु स्थान या लक्ष्मी स्थान क्या होता है? विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान के अधिपति जब एक युति या एक संबंध में होते हैं तो यह राजयोग बनता है। विष्णु स्थान कौन है? इसे जब कुंडली में विष्णु स्थान व लक्ष्मी स्थान के अधिपति एक संबंध स्थापित करते हैं उसे राजयोग कहा जाता है। ठीक है, ये संबंध जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है, जिस पे अभी हम बात कर रहे थे। युति, परस्पर दृष्टि संबंध या राशि परिवर्तन। आगे और सारी चीजें हैं, उस पे चलेंगे, अभी 3 को लेके ही चलते हैं। ठीक है, विष्णु स्थान वो है 1, 4, 7 और 10, जो पिछली कक्षा में इसे एक्सप्लेन किया गया था कि क्यों विष्णु स्थान यह है। जो नहीं देखे हैं, पीछे पिछली कुछ वीडियो हैं, उन्हें देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। विष्णु स्थान कौन है? केंद्र स्थान को विष्णु स्थान कहते हैं, 1, 4, 7 और 10 को। लक्ष्मी स्थान कौन है? लक्ष्मी स्थान त्रिकोण को कहते हैं, 5 और 9 को। 5 और 9 क्या है? लक्ष्मी स्थान हो गए। विष्णु स्थान 1, 4, 7 और 10। यदि इन दोनों के अधिपति, इन दोनों के स्वामी, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, 10th हाउस, इनके लॉर्ड और 5 और 9 के लॉर्ड यदि किसी एक राशि में, एक साइन में जाकर बैठ जाएं तो वो क्या बना रहा है? एक राजयोग बना रहा है। यदि दोनों परस्पर संबंध, परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं तो क्या बना रहा है? राजयोग बना रहा है। यदि राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या बना रहा है? वो एक राजयोग बना रहा है। ठीक, अभी जो कुंडली आप लोग बनाए उस कुंडली में देखिए, 5 हाउस, 5वें भाव का लॉर्ड कहाँ है? 5 हाउस का लॉर्ड कहाँ है? सूर्य अष्टम में। 7th का लॉर्ड कहाँ है? अष्टम में। सूर्य और शुक्र अष्टम में है। एक केंद्र स्थान के स्वामी है,
एक त्रिकोण के स्वामी हैं, एक विष्णु स्थान के स्वामी हैं, एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो ये क्या बना रहे हैं? एक राजयोग बना रहे हैं कुंडली में। जिस जिस पे मैं बात करना आप लोगों से चाह रहा हूँ वो ये है कि क्या ये राजयोग तो हम देख लिए कि भाई इस व्यक्ति की कुंडली में राजयोग बन रहा है, सूर्य और शुक्र जो है वो राजयोग बना रहे हैं, पंचम और सप्तम के स्वामी अष्टम में गए हैं, राजयोग बना रहे हैं। इस व्यक्ति को शुक्र और सूर्य की जब दशा मिलेगी तो राजयोग के फल मिलेंगे, परंतु कैसे? ये जो राजयोग है, राजयोग अर्थात लोकप्रियता, प्रसिद्धि, नेम फेम, एक अलग पहचान, वो आपको कहाँ से मिलेगी? तो इस कुंडली में आप देखिए कि शुक्र और सूर्य कहाँ बैठे हैं? अष्टम में। इस व्यक्ति को लोकप्रियता कहाँ से मिलेगी? ज्योतिष से, मैन्युफैक्चरिंग के काम से, एलआईसी से, इन सब चीजों से क्या ही नहीं मिलेगी? लोकप्रियता मिलेगी। ठीक है। एक और कुंडली बनाइए, मीन लग्न की कुंडली है। कुंडली बन गई। सेकंड हाउस में चंद्रमा है। पांचवें भाव में राहु। एकादश में केतु है। अष्टम में गुरु और मंगल। किसी को हिंदी में कोई समस्या नहीं ना है? नवम में बुध है। सूर्य शुक्र और शनि दसम में है। सूर्य शुक्र और शनि दसम में है। सभी ग्रह हो गए, कुंडली कंप्लीट हो गई। अब इस कुंडली में देखिए और आप लोग मुझे बताएंगे, क्या इस कुंडली में राजयोग है? राजयोग है तो वो कहाँ है और कौन सा ग्रह बना रहा है? बताइए। जी राहुल जी बताइए। सर इसमें आठवें भाव में गुरु और मंगल। सर इसमें जैसे कि मंगल जो नौवें भाव के स्वामी है और गुरु है 12वें के। मंगल नौवें भाव के स्वामी हैं, गुरु और प्रथम 12वें भाव हाउस के के स्वामी। सर पहले। हाँ पहले के, सॉरी पहले लग्न के। ठीक है। ये जी। तो हमने देखा और जो 10। युति से, कि युति बन जी। रही है। जी। और आगे बढ़िए और बताइए। और इनका जो सर है जैसे कि और क्या सर जानना है इसके इसमें? और जैसे एक आपने युति देखी कि युति से संबंध हो रहे हैं, राजयोग बन रहे हैं, और जो परस्पर जी दृष्टि संबंध है, राशि परिवर्तन है, उससे कुछ योग बन रहे हैं। सर इनके सूर्य तीसरे में, बुध शुक्र शुक्र में चंद्रमा एक शनि ग्यारह, राहु चौथ और तो सर इसमें ठीक। बुध है। ठीक है, ठीक है। जी बताइए प्रवीण लता जी। सर मतलब आठवें घर में 7 राशि है तो यहाँ पे जुपिटर आ गया, और 8वें घर में 9 राशि है, वहां पे शुक्र चला गया। दो राशि परिवर्तन कर लिया ना इन्होंने। ठीक है।
ठीक है सर। और इनका युति भी बन रही है, मार्स और जुपिटर की ऐसे ही। ठीक है। 9th हाउस का और 10th हाउस का युति भी बन रही है। मतलब परस्पर दृष्टि संबंध भी बन रही है। चंद्र और गुरु को देखिए, चंद्रमा गुरु को देख रहे हैं, गुरु चंद्रमा को देख रहे हैं। चंद्रमा जो स्वामी हैं वो पंचम भाव के स्वामी हैं, गुरु लग्न और दशम के स्वामी हैं। तो परस्पर दृष्टि भी बन रही है, इसे हम क्या बोलेंगे? विष्णु लक्ष्मी राजयोग। कौन सा योग बनाए? विष्णु लक्ष्मी राजयोग। एक दूसरे कुंडली बनाइए। और पंचम भाव क्या है? प्रसिद्धि है ना। तीन लग्न की कुंडली होगी। तीन लग्न की कुंडली होगी। सूर्य गुरु और शनि। सूर्य गुरु और शनि सेकंड हाउस में। बुध थर्ड में है। मंगल फोर्थ में। सिक्स में केतु है। और राहु ट्वेल्थ में। कुंडली वही है जो कुंडली मीन लग्न की हमने बनाई थी। कुंडली वही है, थोड़ा सा इसका जो है वो लग्न परिवर्तन कर दिया गया है कि आप लोग और अच्छे से इसे समझ पाए। लग्न परिवर्तन है, उसमें मीन लग्न था, इसमें सिंह लग्न है। इसमें देखिए सिंह लग्न में जो राजयोग बन रहा है वो किस प्रकार बन रहा है। युति देखिए, युति किसकी किसकी है? सूर्य और गुरु का युति आपको दिख रहा है। सूर्य और गुरु का, वो कहाँ बैठे हैं? दूसरे भाव में बैठे हैं। गुरु कहाँ के लॉर्ड हैं? गुरु पंचम के लॉर्ड हैं। सूर्य कहाँ के हैं? लग्न के हैं। तो सूर्य और गुरु की युति हो गई। ये क्या बना रहा है? एक राजयोग को बना रहा है। परंतु जो मीन लग्न की कुंडली पे हम बात किए, उसमें देखिए उसमें क्या है? वो कहाँ बन रहा है? आठवें भाव में बन रहा है। तो उस व्यक्ति को कहाँ से प्रसिद्धि मिलेगी? अष्टम भाव से प्रसिद्धि मिलेगी। लेकिन जो सिंह लग्न की कुंडली पे हम बात कर रहे हैं, सिंह लग्न की कुंडली में ये जो योग बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? सेकंड हाउस में बन रहा है। सेकंड हाउस क्या है? आपका परिवार है। तो आपके परिवार के माध्यम से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। आपका राजयोग जो है वो आपके परिवार के साथ होने से, परिवार के अंतर्गत आपको वो राजयोग जो है वो फलीभूत होगा। क्योंकि राजयोग बन रहा है वो हम लोग सब देख रहे हैं, लेकिन वो राजयोग फलीभूत कैसे होगा, इस पे भी हमें विशेष चर्चा करनी है या इस पे ही बात करना है। क्योंकि राजयोग तो बहुत कुंडलियों में बनते हैं, और ऐसा नहीं है। आप लोग अपनी भी कुंडली चेक करते रहिए कि भाई क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं है। यदि नहीं है तो और आगे भी एक दो रूल हैं, वो भी अप्लाई होंगे आपकी कुंडली पर। एक कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी चीज पर, जैसे अभी मैं सिर्फ ये बता दूं आपको कि ऐसा ऐसा है, वो योग आपके बन रहे हैं, उसे आप लिख लोगे, उसके बाद फिर वो कॉपी में पड़ा रहेगा, आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाओगे।
लेकिन यदि 2 4 10 कुंडली पे आप प्रैक्टिस कर लेते हो, आप समझ लेते हो, तो वो सीधा आपके दिमाग में चला जाएगा। फिर जब आप किसी भी कुंडली को देखोगे ना, तो उस वक्त वो स्वयं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं आकर बोलेगा हाँ इस कुंडली में ऐसा है। कन्या लग्न की कुंडली बन गई, गुरु और शनि जो है वो लग्न में है, केतु पंचम में है, सूर्य और मंगल नवम भाव में है, 9th हाउस में है, बुध और शुक्र दसम में है, राहु एकादश में है। कन्या लग्न की कुंडली, गुरु शनि, गुरु और शनि 1st हाउस में, केतु पंचम में, सूर्य और मंगल नवम में, बुध और शुक्र दसम में, राहु एकादश में, चंद्रमा 2nd हाउस। ठीक है। इस कुंडली में देखिए युति किसकी किसकी है। युति तो हम बहुत सारा देख रहे हैं, लेकिन जो राजयोग बना रहा है वो क्या है। तो राजयोग के लिए देखिए आप, 9th हाउस 4th हाउस का लॉर्ड कौन है, गुरु है। कहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। पंचम भाव का लॉर्ड कौन है, शनि है। कहाँ बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। तो गुरु और शनि का जो योग है वो एक राजयोग, विष्णु लक्ष्मी राजयोग को बना रहा है। विष्णु लक्ष्मी राजयोग को यह बना रहा है, कौन सा, गुरु और शनि। तो इसमें जब व्यक्ति की दशा आएगी, अभी हम, पहले मैं बता दूं, अभी त्रिशदाय मारक इन सब पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो इससे अभी थोड़ा भूल के रहना है, क्योंकि अभी आ जाएगा कि शनि तो भाई त्रिशदाय भी हैं। ठीक है। फिर आ जाएगा गुरु तो मारक भी हैं, इस कुंडली में देखिए गुरु मारक भी हैं, केतु त्रिशदाय भी हैं, ये केतु कर रहे हैं, शनि त्रिशदाय भी हैं। तो इस स्थिति में आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाएगा। और ज्योतिष कहता है सरल और सटीक, जितना सरल ज्योतिष को बनाइए और जितना सटीक उसमें फिर आप कर सकते हैं। उसे अभी भूल के रहना है। एक साथ सभी रूल को कब लगाना है, कैसे लगाना है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो इसमें यह हमने देखा, गुरु और शनि बैठे हैं लग्न में। ये स्वयं, यह जो व्यक्ति है वो स्वयं से प्रसिद्धि भी अपना लाएगा, क्योंकि 1st हाउस क्या है, व्यक्ति स्वयं है। तो इस स्वयं से अपनी प्रसिद्धि भी लाएगा, अपनी लोकप्रियता भी लाएगा, अपनी एक अलग पहचान भी लेकर आएगा, अपने आप को ऊपर तक अवश्य लेकर जाएगा। कब लेकर जाएगा, जब गुरु और शनि की दशा आएगी तब लेकर जाएगा। ऋषभ लग्न की कुंडली बनाइए। शनि लग्न में है, 2nd हाउस में चंद्रमा है। शुक्र केतु और बुध, शुक्र केतु और बुध 3rd हाउस में है। सूर्य और मंगल 4th में है। गुरु 8 में है, राहु 9th। इस कुंडली में जो योग बन रहा है शुक्र और बुध का, वो क्या बन रहा है, एक युति है जो एक राजयोग को बना रहा है। कौन सा योग बन रहा है, लक्ष्मी नारायण विष्णु लक्ष्मी योग बन रहा है, राजयोग बन रहा है। वो कैसे बन रहा है, शुक्र कहाँ का लॉर्ड है, 1st हाउस का। बुध कहाँ का लॉर्ड है, पंचम भाव का। तो थोड़ा इसे रिकैप जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, कल की क्लास की हम बात करें तो कल की क्लास में हमने कुछ पढ़ा था। क्या पढ़ा था, पारस पत्थर। पारस पत्थर के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे कि पारस पत्थर कौन होता है। जो 1st 5 9 और 10, ये क्या है, पारस पत्थर है। तो इस कुंडली में आपको पारस पत्थर दिख रहा है। बुध क्या है, पारस पत्थर है। शुक्र क्या है, पारस पत्थर है। दोनों पारस पत्थर एक साथ मिल गए, एक राजयोग का निर्माण हो गया। ये दशा, ये जो है वो कैसे फलीभूत होगा, जब शुक्र और बुध की दशा आएगी
तो फलीभूत होगा। उसमें भी कुछ चीजें हैं, कुछ रूल लगेंगे, अभी सिर्फ से आप समझते जाइए। जैसे राजयोग पे हम बात कर रहे हैं, तो राजयोग के प्रमुख 4 सूत्र हैं, प्रमुख कहें तो 4 पिलर हैं राजयोग। वो क्या है? सबसे पहले हमें यह देखना है क्या आपकी कुंडली में राजयोग है या नहीं। तो हमने देखा कि जो पहला पड़ाव हमारा है राजयोग का, वह भी हम लोग इतनी सारी कुंडली में पार किए कि हाँ राजयोग है इस व्यक्ति के जीवन में। उसके बाद दूसरा दूसरा पड़ाव क्या है? जो ग्रह राजयोग बना रहा है, क्या उस ग्रह की दशा आपको मिल रही है? आपके जीवन में उस ग्रह की जो दशा है वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है? हम दशा में महादशा की बात कर रहे हैं, अंतरदशा की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अंतरदशा जो होता है साल, 1.5 2.5 साल के अंतर्गत होता है, तो उस अंतरदशा में आप क्या ही कर लोगे। 2.5 साल में आप क्या कर सकते हो? ठीक है। तो एक लंबी जो है महादशा, वो क्या महादशा आपको मिल रही है उस ग्रह की आपके उस समय में, जो समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे आपके युवा या पौध अवस्था, जैसे 20 से 50 के बीच में, क्या वो दशा आपको मिल रही है? वो इम्पोर्टेंट है। तीसरा क्या है? जो ग्रह राजयोग बना रहा है, क्या वह बलशाली है या बलहीन है? जो ग्रह राजयोग बना रहा है, अभी हम क्या बात कर रहे थे कि हम सब आगे आकर सब पे बात करेंगे। तो बलशाली है या बलहीन है, क्या वो इफ्लिक्टेड है या इफ्लिक्टेड नहीं है, पीड़ित है या पीड़ित नहीं है, यह देखना है। ये 3 योग हो गए। चौथा क्या है? नववांश कुंडली के अंदर उस ग्रह की स्थिति क्या है। फिर भी हम बात करेंगे कि नववांश में कैसे उस ग्रह को हम देखेंगे, कैसे उसे हम कंसीडर करेंगे। नववांश कुंडली के अंतर्गत उस ग्रह की स्थिति क्या है। ये 4 जो पड़ाव हैं, इन चारों पड़ाव को आप पार कीजिएगा तो आपका गेम जो है वो आगे होगा। इस गेम में आप फिर अच्छा कर सकते हैं। अभी 2 रूल हमने जाना क्या? केंद्र और त्रिकोण का स्वामी यदि कहीं एक साथ बैठा हो या परस्पर संबंध बना रहा हो, 2 हो गया। तीसरा राशि परिवर्तन कर रहा हो, तो ये एक राजयोग बना रहा है। चौथा क्या है? लिख लीजिए। केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठ जाए, केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण में बैठ जाए तो यह राजयोग कहलाएगा। विष्णु स्थान का स्वामी यदि लक्ष्मी स्थान में बैठ जाए तो यह एक राजयोग कहलाएगा। दूसरा, यदि त्रिकोण का स्वामी यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठ जाए, केंद्र के स्थानों में बैठ जाए तो यह एक राजयोग कहलाएगा। केंद्र का स्वामी यदि त्रिकोण का स्वामी केंद्र स्थान में बैठ जाए तो यह एक राजयोग कहलाएगा। अब ठीक इससे थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं। जो मीन लग्न की कुंडली आपको आपने बनाई उसे देखिए। मीन लग्न की जो हम कुंडली बनाए उसे देखिए। इसमें बुध पे थोड़ी नजर डालिए, बुध कहाँ है? 9th हाउस में है। बुध लॉर्ड कहाँ के हैं? चौथे और 7वें के हैं। 4th हाउस 7th हाउस के दोनों केंद्र स्थान है। बैठे कहाँ जाकर? नवम में जाकर बैठ गए। तो ये क्या बनाया? एक राजयोग बना रहा है। जिस योग पे या जिस रूल पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं वो योग बना रहा है। एक कन्या लग्न की कुंडली बनाइए। और शुक्र को चौथे हाउस लिखिए।
शुक्र को कहाँ, चौथे हाउस में लिख दीजिए। अब देखिए इस कुंडली के अंतर्गत शुक्र कहाँ का स्वामी है। शुक्र की जो दूसरी राशि है वृषभ राशि कहाँ जा रही है, 9th हाउस में जा रही है। अभी भूल जाइए कि जो शुक्र की दूसरी राशि है वो सेकंड हाउस में जा रही है, सेकंड मारक है, उसे भूल जाइए। सेकंड नवम भाव में एक राशि जा रही है शुक्र की। शुक्र कहाँ बैठा है, केंद्र में बैठा है। त्रिकोण का स्वामी होकर कहाँ बैठ गया, केंद्र में बैठ गया। तो यह एक राजयोग बना रहा है। तो आज की जो कक्षा है उसका जो एक है मोरल, जो कि किसी कहानी को हम पढ़ते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है कि इस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिलती है। तो आज की क्लास से, आज की जो कक्षा है उससे हमें शिक्षा सिर्फ यही मिलती है कि राजयोग महत्वपूर्ण नहीं होते, धनयोग महत्वपूर्ण नहीं होते, उसे फलित करने वाली जो दशा है वो महत्वपूर्ण होती है। दशा यदि आपको मिल रही है उस ग्रह की, तो ये जो राजयोग है वो आपके लिए बहुत अच्छा है, धनयोग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको दशा नहीं मिल रही है तो ये राजयोग या जो धन योग है वो व्यर्थ आपकी कुंडली में है, वो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा, कोई भी योग तभी फलित होगा जब आप उसे यूटिलाइज करेंगे, उसे यूज में लेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कोई किसी कुंडली के अंतर्गत चौथे भाव में एक राजयोग बन रहा है, मंगल सूर्य बैठ गए हैं, चौथे घर में एक राजयोग बन रहा है। अब उसे हम कैसे यूज में लाएंगे। यदि वो व्यक्ति अपने घर के आसपास रहकर, अपने जन्म स्थान के आसपास रहकर अपने कार्य को ले करेगा तो वहीं से उसे प्रसिद्धि मिल जाएगी, वहीं से उसे क्या मिलेगी, नेम फेम उसे मिल जाएगा, उसके जन्म स्थान से ही मिल जाएगा। यदि यही योग जो है 12th में जाकर बने तो उसे जन्म स्थान से दूर जाने के बाद उसे मिलेगा, या उसे विदेश जाने के बाद उसे मिलेगा। यही जो है वो नवम में जाकर बन जाए तो ये क्या कह रहा है, धर्म स्थानों पे मिलेगा, 9th हाउस धर्म स्थान, धर्म स्थानों पे मिलेगा। और कहाँ मिल सकता है, लंबी यात्रा से आपको ये चीजें प्राप्त होगी। तो यदि वो व्यक्ति ये सब करे ही ना तो उसकी भी कुंडली में ये जो राजयोग है वो निरर्थक है, उसका फिर कोई अर्थ नहीं। आज की कक्षा में आप लोगों का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं सभी को अनम्यूट करता हूँ, आप अपने साइड से अनम्यूट करके प्रश्न, किन्हीं का कोई प्रश्न है आज की कक्षा में, सर आपने जो बताइए। एक पहले बताया था, ये जो सूर्य, एक मिनट, थोड़ा सा डिग्री का थोड़ा सा वो तो अंतर आ गया, तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था। ये जो आप 120 डिग्री बोल रहे थे सर, तो वो हम्म। जो 12 को हम 360 से डिवाइड करेंगे तो 30 30 डिग्री का रहेगा, वो उसी के हिसाब से ना। हाँ हाँ, उसके हिसाब से ही, जैसे मान लीजिए सूर्य लग्न में बैठ गया है, सूर्य लग्न में बैठ गया हम्म है तो हम्म। हाँ, सूर्य लग्न में बैठ गया है तो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस से आगे बुध और शुक्र नहीं जा सकते हैं। मतलब सर अपने अच्छा। चार घरों के आसपास ही रहेंगे ये तीनों। हाँ, वो सूर्य जो है वो बुध, सूर्य हम्म बुध शुक्र 120 डिग्री के अंदर में ही रहेंगे, या आगे रहें या पीछे रहें। यदि उससे आगे हैं तो हम्म किसी ने सिर्फ आपकी, जो कहा जाए, वो आपको सिर्फ परेशान करने के लिए या फिर आपको समझने के लिए उसने एक कुंडली एक ऐसे ही ड्रॉ कर दी है हाथ से और लाके आपको दे दी कि भाई कुंडली ये देख कर बता दो। वो कुंडली गलत बनी है, क्योंकि बुध और शुक्र जो हैं वो सूर्य से बहुत ही हम्म। नजदीक हैं, मतलब जहाँ तो वो अलग नहीं हो सकते हैं। जी सर। जी। ठीक सर है सर। ये मतलब हुआ ना, जहाँ सूरज बैठा है उसके हम्म, 3 घर आगे या 3 घर पीछे हाँ हाँ। वीनस और बुध रहेंगे। जी हाँ, या फोर्थ हाउस में या फिर सेवेंथ हाउस, फोर्थ हाउस या 10th हाउस में रहेंगे यदि सूर्य लग्न में हो तो, हाँ जी। उससे आगे पीछे नहीं जाते। ठीक है। ठीक है, आज सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। कल भी आपकी ज्योतिष की ही क्लास रहेगी,
शनिवार और ठीक है रविवार ज्योतिष की क्लास नहीं रहेगी। ठीक है साथी सर। ठीक है।